स्केरी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। डिस्क्लेमर, आज के एपिसोड में सुनाई गई कहानियां केवल कल्पना पर आधारित है। ये कहानियां मैंने केवल एंटरटेनमेंट के लिए लिखी हैं। इसमें वर्णित व्यक्ति, स्थान और घटनाएं केवल कल्पना है और वास्तविकता से किसी भी रूप में संबंधित नहीं है। इस कहानी में वर्णित किसी भी संदर्भ में किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के साथ किया गया या किया जाने वाला कोई उपयोग, इशारा या संबंध वास्तविक नहीं है। बहुत पुराने समय की बात है। डाकापुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव जंगल के साथ बसा हुआ था, जिस जंगल के बारे में कई कहानियां भी थी। इसी कारण इस गांव के आसपास के गांव भी बहुत दूर हुआ करते थे। अगर किसी को पड़ोस के गांव भी जाना होता तो उसे आधा दिन सिर्फ जाने में ही गुजर जाता था। गांव के पास वाले जंगल से एक रास्ता गुजरता था जिसे लोग कभी कभार शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते थे। उस जंगल में एक आत्मा का वास था। जो भी शाम ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरता था, वो आत्मा उन्हें अपनी माया से रास्ता भटका देती थी। कुछ लोग खुशकिस्मत होते थे जो बचकर निकल पाते थे, मगर कुछ इतने खुशनसीब नहीं होते थे, वो लोग कभी दोबारा देखे नहीं जा सके। धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने वहां से गुजरना ही बंद कर दिया। लोग इस आत्मा के खौफ से डरे हुए थे, तो उन्होंने एक सन्यासी से मदद मांगी। सन्यासी उनकी मदद करने के लिए मान गए और शाम ढलते ही हालात का जायजा लेने अकेले ही जंगल की ओर चले गए। काफी देर भटकने पर भी उन्हें ना ही आत्मा दिखाई दी और ना उस आत्मा ने उन्हें अपने जाल में फंसाया। काफी देर तक इसी तरह भटकने के बाद उन्हें एक घायल तोता जमीन पर पड़ा मिलता है। वो उसे अपने कंधे पर बैठाकर जंगल में उस आत्मा की तलाश को जारी रखते हैं। चलते चलते सन्यासी उस तोते से उस आत्मा के ठिकाने के बारे में पूछते हैं। वो तोता उन्हें जगह जगह घुमाने लगता है। काफी समय तक भटकने के बाद सन्यासी को ये आभास हो गया कि वो तोता उन्हें गोल गोल रास्तों में भटका रहा है। अब सन्यासी जान चुके थे कि वो आत्मा ही उस घायल तोते के रूप में उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी चतुराई से उन्होंने उस तोते को अपने साथ ले जाना जारी रखा। जैसे ही सन्यासी जंगल से बाहर आने को हुए, गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि सन्यासी बाबा जंगल से बाहर आने में सफल हो गए। मगर ये खुशी कुछ देर की ही थी। सन्यासी बाबा गांव की ओर बढ़े चले आ रहे थे। गांव वाले उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। सन्यासी बाबा को ये आवाजें खुशी की लग रही थी, मगर गांव वाले बाबा को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि जिस तरफ से बाबा गांव की ओर आ रहे थे, उस जगह गांव और जंगल के बीच एक खाई पड़ती थी। उस तोते या कहें तो उस आत्मा की माया के कारण बाबा उस खाई को देख नहीं पाए और खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई। अब गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके बाद से वो गांव फिर उसी दहशत को साथ लिए जीने पर मजबूर हो गया। कुछ सालों बाद दो शहरी लड़के रमेश और सुरेश उस गांव की ओर रवाना हुए। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी और एक सामान्य गांव वासी की तरह वेशभूषा बनाकर गांव की ओर चल पड़े। गांव के इलाके से बाहर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की ताकि किसी को भी किसी प्रकार का शक ना हो। पैदल चलते चलते उन्होंने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया और गांव जाने के लिए किसी वाहन के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने उन्हें एक गाड़ी के बारे में बताया जो कुछ आधे पौने घंटे में उस गांव को जाने वाली थी। ढाबे वाले ने उन लड़कों से पूछा कि तुम दोनों उस गांव में क्यों जाना चाहते हो? तो सुरेश ने बताया कि वो काम की तलाश में वहां जा रहे हैं। वे खेत में काम करने के लिए वहां जाने वाले हैं। उनकी इस बात पर ढाबे वाला मन में ही सोचता है कि उस गांव में किसके पास इतने खेत होंगे जिसमें काम करने के लिए बाहर से कामगार मंगवाने पड़ रहे हैं।
काफी देर सोचने के बाद ढाबे वाला उनसे पूछता है कि क्या वो रंजन के खेतों में काम करने वहां जा रहे हैं। तो मौके का फायदा उठाते हुए सुरेश उनकी हाँ में हाँ मिला लेता है। ढाबे वाला उन्हें बताता है कि रंजन अभी गांव से बाहर गया है, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता तब तक के लिए वो उनके लिए रुकने की व्यवस्था कर लेगा। इतना कहकर वो ढाबे वाला भी उन लोगों के साथ जाने की बात करता है। कुछ देर में गाड़ी भी आ जाती है, जो कि एक पुराने मॉडल की एक छोटी बस होती है। तीनों बस में बैठ जाते हैं। अब बस गांव की ओर चलने लगती है। जंगल के करीब बस अचानक से रुकती है। सभी सवारियां बस से उतरने लगती हैं। उन्हें देखकर रमेश और सुरेश सोचते हैं कि गांव आ गया होगा। तभी वो ढाबे वाला उन्हें समझाता है कि आगे लकड़ी का एक पुराना और कमजोर पुल है, जो कि ज्यादा वजन पड़ने से ध्वस्त हो सकता है। उसके बाद सभी सवारियां पुल पार करने लगती हैं। बस आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए सभी सवारियां पैदल ही आगे का रास्ता पार करने लगती हैं। ढाबे वाला उन्हें अपने साथ रोककर अपनी जिप्सी में बैठाता है, मगर जैसे ही सुरेश उसके साथ वाली सीट पर बैठता है, वो ढाबे वाला अचानक किसी बात पर सुरेश पर भड़क जाता है, जैसे कि वो उनसे किसी बात पर नाराज हो गया हो। फिर थोड़ी देर बाद खुद को शांत करते हुए वो ढाबे वाला अपनी जिप्सी को गांव के एक शराब की दुकान के पास रोकता है, जहां वो उस ठेके वाले को उन दो लड़कों को अपने पास रहने की जगह देने के लिए बात करता है। वो ढाबे वाला ठेके के मालिक से कहता है कि ये दो लड़के रंजन के खेतों में काम करने आए हैं, और जैसा कि रंजन अभी गांव के बाहर है, तो उसके वापस आ जाने तक वो उन लड़कों को अपने पास रखे। जब तक रंजन आ नहीं जाता तब तक ये तुम्हारे काम में भी हाथ बटा लेंगे। ये बात सुनकर ठेके वाला भी मान गया। रमेश, सुरेश और वो ढाबे वाला फिर उसके बाद वहां बैठकर शराब पीते हैं। कुछ देर बाद वो ढाबे वाला उन लड़कों से विदा लेता है। अब लड़के ठेके में आने वाले हर आदमी की गतिविधियों को गौर से देखते हैं। तभी उतने में एक आदमी ठेके में प्रवेश करता है, जिसे देखते ही ठेके में बैठे सारे लोग खामोश हो जाते हैं। रमेश ठेके के मालिक से उस आदमी के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि इस व्यक्ति का नाम कुंडा है। सभी लोग इसे नजरअंदाज या अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसने एक बार गांव के एक आदमी के खिलाफ पुलिस में गवाही दी थी। इसके बाद रमेश और सुरेश ठेके का सारा काम खत्म करके रात को सोने जाते हैं। रात को रमेश को दो भूतिया लोग दिखाई देते हैं, जो उसी की ओर आ रहे थे। रमेश की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो तो सिर्फ एक सपना है। फिर रमेश अपने चारों ओर देखता है और ठेके से बाहर की ओर निकलता है। अपने सामने उसे एक लाइट सी दिखाई देती है। रमेश उसे नजरअंदाज करके वापस से सो जाता है। अगली सुबह उठते ही रमेश और सुरेश ठेके के काम पर लग जाते हैं। रमेश ठेके वाले के साथ काफी घुल मिल गया होता है और बार बार उससे गांव के बारे में सवाल पूछता है। ये सब देखकर सुरेश उसे खाली समय में डांटता है कि इस तरह इतने सवाल मत पूछो, किसी को भी शक हो सकता है। इसके बाद दोपहर के समय रमेश कुंडा के साथ गांव की पगडंडी में बातें करता हुआ चलता है, जहां कुंडा रमेश को बताता है कि इस गांव में पुलिस कभी नहीं आती, और अगर कोई पुलिस वाला यहाँ आता भी है तो वो लौट कर नहीं जा पाता, क्योंकि ये गांव कोई आम गांव नहीं है। उसकी बात सुनकर रमेश चौंक जाता है और थोड़ा डरा हुआ भी होता है, क्योंकि रमेश ये समझ नहीं पाया कि कुंडा ने उससे ये बात क्यों कही। इसके बाद वो दोनों ठेके पर वापस आते हैं। रमेश पाता है कि सुरेश शराब के नशे में धुत था, तो रमेश गांव के बारे में जानने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ी महिला अचानक एक लाठी लेकर उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ती है। रमेश उससे बचता हुआ भागता है और ठेके पर जा पहुंचता है। वो सुरेश को सारी बात बताता है और सुरेश उसे अकेले गांव में भटकने के लिए डांट लगाता है। लेकिन रमेश डरते हुए सुरेश को एक बात बताता है। रमेश कहता है कि ये गांव अपराधियों से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति के एक से अधिक नाम है, साथ ही सभी गांव वालों का व्यवहार भी बहुत अजीब सा है। सुरेश रमेश की बातें ध्यान से सुनता है।
ऐसा लगता है मानो रमेश की बातें सुनकर सुरेश का मानो नशा ही उतर गया हो। जब रात होती है तो ठेके का मालिक रमेश के पास आता है और बताता है कि किसी कारण से उसे 3 दिन के लिए ठेका बंद करना होगा, क्योंकि उसने गांव वालों के लिए भोज रखा है और उसे अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए चच जाना है। रमेश उसकी बात पर थोड़ा सोचता है कि ये आखिर कैसा गांव है, जहां किसी का घर तो दिखाई देता नहीं, अब चच पता नहीं किस कोने में बसा होगा। अगले दिन रमेश और सुरेश देखते हैं कि ठेके को ही साफ सुथरा करके चच जैसा माहौल तैयार किया गया है और वहां शादी की रस्में पढ़ी जाती हैं। इसके बाद शाम का खाना शुरू होता है, जिसमें रमेश और सुरेश लोगों से बातें करते हैं ताकि उन्हें गांव के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके। अगले दिन रमेश और सुरेश गांव में भटक रहे होते हैं तो गांव का एक व्यक्ति शिकार खेलने जा रहा होता है। सुरेश उत्सुक होकर उसके साथ शिकार करने चला जाता है। रमेश अब वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है और गांव वालों से बातें करता है। काफी शाम हो चुकी थी और सुरेश अब तक वापस नहीं आया था, तो उसे सुरेश की चिंता होने लगी। रात भर जब सुरेश वापस नहीं लौटा, तो सुबह होते ही रमेश सुरेश को खोजते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। रमेश धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है। खिड़की से अंदर झांकने पर रमेश कुछ ऐसा देखता है कि जिसे वो खुद को भी नहीं समझा सकता था। उसने एक परछाई को बार बार अपना आकार और स्थान बदलते देखा। कुछ ही देर में ऐसा लगा कि मानो जिस चीज की वो परछाई थी, उसने रमेश को देख लिया हो और वो परछाई अब रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश उसे देखकर बुरी तरह डर गया और पूरी जी जान लगाकर भागा। रास्ते में ही उसे सुरेश और वो शिकारी नजर आते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे थे, क्योंकि पूरी रात भटकने के बाद भी उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। सुरेश को सही सलामत देखकर रमेश के जान में जान आई। उसी रात इनके गांव में एक जलसा होता है, जिसमें कि एक खेल रहता है जिसमें 2 लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। साधारण सा नियम था, जिसका थप्पड़ कमजोर होता वो हार जाता। रमेश भी इस खेल में भाग लेता है, मगर एक थप्पड़ पड़ते ही वो नीचे गिर जाता है। गाल पर हाथ रखकर रमेश वहां से निकलता है और सुरेश उस पर हंसता है। सुरेश उसके लिए गाल पर लगाने ले लिए कटे हुए टमाटर लाने जाता है, मगर उसके कुछ देर बाद जब सुरेश लौटता है तो पता नहीं रमेश कहाँ गायब हो जाता है और सुरेश पूरी रात उसका इंतजार करता है। जब सुबह होती है तो गांव के एक आदमी को ढूंढता हुआ एक शख्स ठेके पर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में रमेश भी ठेके पर पहुंच जाता है। सुरेश रमेश से पूछता है कि वो पूरी रात कहाँ था। रमेश बताता है कि वो शराब पीकर ठेके के बाहर ही सो गया था। गांव एक आदमी की गुमशुदगी की खबर गांव में फैल चुकी थी, तो सभी उसे ढूंढने निकलते हैं। रमेश, सुरेश और वो शिकारी जिसके साथ सुरेश शिकार पर गया था, वो तीनों भी एक ग्रुप बनाकर उस आदमी को ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते शाम होने लगती है और लोग वापस जाने की तैयारी में थे। उनके अनुसार अब अगले दिन खोज जारी की जाएगी, मगर सुरेश नहीं मानता और रमेश और उस शिकारी को अपने साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। और ये जंगल का वही हिस्सा था जिसके बारे में भूत प्रेतों की अफवाहें थी। जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें एक लाइट दिखती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कोई मानव आकृति चमक रही है, जो एक उनकी तरफ बढ़ता जाता है। वो तीनों अब डर चुके थे, तो रमेश उस पर शिकारी की बंदूक से हमला कर देता है। कुछ देर बाद अचानक वो आकृति अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। जब वो तीनों उस जगह जाते हैं तो वहां एक नन्हा सा घायल जानवर पड़ा होता है। वो सोचते हैं कि उस साए के चक्कर में बेचारे जानवर को भी गोली लग गई होगी, तो वो उसे उठाकर गांव की ओर चलते हैं। तभी एक डरवानी चीख के साथ पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है और वो तीनों भी भागने लगते हैं। इसी बीच वो शिकारी उनसे बिछड़ जाता है। आत्मा को शिकार मिल जाता है। इस बात से अनजान रमेश और सुरेश पूरी रात उस शिकारी को ढूंढते हैं।
सुबह होने तक भी जब वो शिकारी उन्हें नहीं मिलता तो वे गांव की ओर भागते हैं। इतना भागने के कारण रमेश की पीठ में अकड़न आ गई थी, जिसका इलाज करवाने वो दोनों गांव की एक महिला के पास जाते हैं, जहां वो उन दोनों को बताती है कि उसे पता है कि वो दोनों यहाँ क्या करने आए हैं, मगर एक बात जान लो, इस गांव पे एक श्राप है। जिसने भी रात होने के बाद जंगल में जाने की हिम्मत की है, वो शापित हो जाता है। या तो वो उस भूखी आत्मा का शिकार बन जाता है, या तो इसी गांव में कैद होकर रह जाता है। तुम दोनों ने भी रात में जंगल में प्रवेश किया है, इसलिए अब तुम दोनों भी यहीं फंस कर रह जाओगे। उसकी बातें सुनकर सभी गांव वाले रमेश और सुरेश को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ शक की निगाहों से देखते हैं। सुरेश खड़ा होता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों डिटेक्टिव हैं और वे इस गांव की हकीकत का पता लगाने आए हैं। उसकी ये बात सुनकर सभी गांव वाले हंसते हैं और कहते हैं कि इतना ही आसान है क्या इस गांव का राज सुलझाना। तुम यहाँ अनजान बन के आओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। रंजन नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है ही नहीं। हमें तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था और हम ये भी जानते थे कि तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। हम खुद भी तुम्हें यहाँ से भेजना चाहें तो भी नहीं भेज सकते, क्योंकि तुम रात ढलने के बाद भी उस जंगल से सही सलामत लौट कर आए हो, मगर इस गांव से नहीं जा पाओगे। रमेश कहता है, अगर आप हमारी मदद करें तो मैं खुद एक बार ये कोशिश करना चाहूंगा। ये बात सुनकर रमेश और सुरेश उस ढाबे वाले की जिप्सी लेकर गांव से बाहर की ओर चलते हैं, जिसमें बैठकर वो गांव में आए थे। ढाबे वाला भी उनके साथ चलने की बात करता है, क्योंकि वो इस श्राप से बाहर था। वो ढाबे वाला कभी भी उस जंगल में नहीं गया था, तो उसे लगा क्या पता इस बार कोई हल निकल जाए। रमेश, सुरेश और ढाबे वाला जिप्सी में बैठकर बातें करते हुए चलते हैं। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, मगर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं लेता। इस बार ढाबे वाला खुद जिप्सी चलाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसे रास्ता पता भी था और ऊपर से वो उस श्राप से बाहर भी था। मगर करीब 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद भी जब जिप्सी गांव से बाहर नहीं निकल पाए, तो रमेश और सुरेश का डर यकीन में बदल गया। ढाबे वाले ने कहा, अब इसके आगे तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो 2 ही रास्ते हैं। या तो आज की रात होने से पहले खुद अपनी मौत का रास्ता चुन लो, या तो जंगल वाली उस आत्मा से जाकर सामना करो। अगर तुम यहाँ इस गांव में भी रहे तो भी तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना तो तुम चैन से जी सकोगे और ना ही मर सकोगे। तुम्हारी जिंदगी बस नाम की रह जाएगी। इतना सुनते ही रमेश और सुरेश डर से सदमे में थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने क्या अनुभव किया। वे दोनों ढाबे वाले से विदा लेकर पैदल ही गांव की ओर रवाना होते हैं, और जो भी उन्हें मिलता वे उससे इस जंगल का राज जानने की कोशिश करते, मगर कोई भी व्यक्ति उन्हें सटीक उत्तर नहीं दे पाता। अंत में उन्हें वही बुरी महिला दिखती है जिसने शुरू में रमेश पर हमला किया था। इस बार वो औरत पिछली बार की तरह आक्रामक न होकर उल्टा शांत थी। मुस्कुराती हुई वो बुढ़िया दोनों के पास आई। उसने कहा, जो जानना चाहते हो पूछ लो। इस बुढ़िया का ऐसा कहना उन दोनों के लिए होश उड़ा देने वाला था। रमेश ने कहा, इस जंगल के श्रापित होने के पीछे क्या वजह है? बुढ़िया ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। आज से कई सालों पहले की बात है। गांव में रहने वाली एक लड़की, जो किसी तरह डाकुओं के बहकावे में आकर गांव वालों को जंगल ले जाकर डाकुओं के हाथों मरवा देती थी। इससे जंगल के रास्ते कई आने जाने वाले कई मुसाफिरों के बीच जंगल में एक डायन के होने की बातें होने लगी। एक बार एक राजा ने खुद वहां जाकर डायन का आतंक खत्म करने की सोची और अपने साथ कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेकर जंगल को छान मारा। रात होते ही लड़की डायन जैसी वेशभूषा बना करके अपने डाकू साथियों के साथ जंगल पहुंची।
जैसे ही डाकुओं ने पाया कि वो इनसे जीत नहीं पाएंगे तो लड़की को वहीं छोड़कर भाग गए। लड़की इसी भ्रम में थी कि जैसे ही वो राजा और उसके सिपाहियों को डरा कर एक ओर भेजेगी, डाकू उन पर हमला कर देंगे। मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। जैसे ही वो लड़की डायन बनकर राजा के सामने आई, सिपाही डर से भागने लगे। कुछ सिपाही राजा को घेर कर खड़े रहे। राजा ने एक चांदी की नोक वाला तीर उसकी छाती पर चला दिया, जिससे उसका दिल फटकर दूसरी तरफ से बाहर आ गया। राजा की जीत हुई, गांव अब आतंक से मुक्त था। मगर उस लड़की की आत्मा अब डाकुओं के दिए धोखे के कारण दुष्ट हो गई और उसने पूरे जंगल को अभिशप्त कर दिया। जो काम वो जिंदा रहते डाकुओं के लिए करती थी, अब वो वही काम अपना बदला लेने के लिए करने लगी। रमेश बोला, दादी अम्मा कोई तो तरीका होगा उस श्राप से बचने का। दादी बोली, ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना गया कि कोई उसके चंगुल से बच पाया हो, मगर जंगल और गांव के बीच बनी खाई में एक सन्यासी के अवशेषों में से अगर तुम्हें कुछ मिल पाए तो शायद कुछ हो सकता है। आज से कई दशकों पहले यहाँ एक सन्यासी बाबा आए थे, जिनके पास उसे हराने का सामर्थ्य था, मगर उस डायन ने उन्हें भी धोखे से मरवा दिया। अब यही एक आखिरी रास्ता है, कुछ साक्ष्यों की खोज करो या यहीं के होकर अपनी जान दे दो। वो डायन बहुत कपटी है, लोगों के दिमाग से खेलना बड़े अच्छे से जानती है। इतना सुनकर रमेश और सुरेश हिम्मत करके जंगल की ओर बढ़ गए। इसके कुछ देर बाद डायन ने एक भयंकर चीख निकाली, जिससे पूरा जंगल दहल गया। उसके बाद किसी को पता नहीं रमेश और सुरेश का क्या हुआ। क्या वो गांव से बाहर जा सके होंगे, या वो भी उस डायन के छल का शिकार हो गए होंगे? क्या इस डायन के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका उन्हें मिल सका? ये आज भी एक राज ही है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कुछ रोमांचक कहानियों के अगले सफर में, तब तक के लिए स्टे घोस्टली।